वो 10 दिन पार्ट 23। संजीव की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो चाहकर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। कोई उसके आंसू न देख पाए, इसलिए संजीव ने अपना सर नीचे कर लिया और अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। तभी गुरुजी ने नमस्कार की मुद्रा में हाथों को रखकर कहा, अब थोड़ी देर विश्राम, फिर पुनः मुलाकात होगी। सभी लोग उठकर जाने लगे। सबके जाने के बाद संजीव उठा और तेजी से अपने कमरे में गया। अपने कमरे में जाकर संजीव बेतहा रोने लगा। रमेश जी को और उनके परिवार को रातों रात उनके घर से निकाल दिया गया था। टिंग टोंग, दरवाजे की घंटी बजी। कौन है? एक बुजुर्ग आदमी ने उबासी लेते हुए पूछा। दरवाज़ा खोलने पर वह आदमी आश्चर्य से पूछ बैठा, दीपा बेटा, तुम इतनी रात, सब ठीक तो है ना? किसी अनिष्ट होने की आशंका के कारण उनका दिल बैठा जा रहा था कि दीपा जी उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। तब तक घर के सारे सदस्य अपने अपने कमरों से बाहर आ चुके थे। तभी दीपा जी ने रोते हुए कहा, पापा, उन्होंने हमें घर से निकाल दिया है। क्या? सभी लोग हैरान थे। अरे उन्हें अंदर तो आने दीजिए। आइए लाला जी। दीपा जी के माँ ने रमेश जी को संबोधित करते हुए कहा। दीपा जी ने अंदर आकर सारी बातें बताई। दीपा जी के भाई ने आवेश में आकर कहा, वो ऐसा कैसा कर सकते हैं? मैं कल ही आकर बात करूँगा। कोई फ़ायदा नहीं भैया, सब कुछ कानूनन बाबूजी उनके नाम कर गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, दीपा जी ने हताश स्वर में कहा। तभी दीपा जी के भाभी ने अपने पल्लू से मुंह छुपाते हुए कहा, बुरा न मानिएगा जीजी, अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेगी तो जाएगी कहाँ? आपका कोई और ठिकाना भी तो नहीं है। ये बात सुनकर सभी लोग दीपा जी के भाभी को घूर कर देखने लगे। दीपा जी के भाई ने अपनी पत्नी को आंखें दिखाते हुए कहा, ये क्या बोल रही हो? दिमाग है या नहीं कि वो अपने माँ बाप के घर छोड़ आई हो? ये बात सुनकर दीपा जी के भाभी ने मुंह बनाते हुए अपने छुपे हुए चेहरे को और अपने पल्लू में छुपा लिया। अरे बाकी की बातें कल करेंगे, रात बहुत हो चुकी है, अभी सब लोग आराम करो। लाला जी, आप और दीपा उधर मेहमान वाले कमरे में आराम कीजिए, दीपा जी के पापा ने कहा और सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। दीपा जी भी संजीव और संचिता को लेकर कमरे में लेकर आ गई। संचिता छोटी थी, इसलिए उसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। वो दीपा जी से कहने लगी, मम्मी, हर बार तो मैं मामी के साथ ही सोती हूँ, तो फिर मुझे जाने दो ना। तो दीपा जी ने संचिता को प्यार से कहा, संजू, मामी की तबीयत सही नहीं है, इसलिए इस बार तुम मेरे पास सो जाओ, अगली बार तुम उनके पास चली जाना। ठीक है, चलो अब सो जाओ। संचिता तो सो गई, पर दीपा जी और रमेश जी को नींद नहीं आ रही थी। आए भी तो कैसे नींद, जब रातों रात अपनी छत छीन ली जाए। 15 साल का संजीव अपने माता पिता की हालत देख रहा था और समझ भी रहा था, पर कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी संजीव ने दीपा जी से पूछा, मम्मी, ताऊ जी ने हमें घर से क्यों निकाल दिया? दीपा जी ने एक गहरी सांस छोड़ी और कहा, संजीव, कल हम बात करेंगे इस बारे में, अभी सब लोग सो रहे हैं। पर मुझे नींद नहीं आ रही है, संजीव ने दीपा जी की बात काटते हुए कहा। आंखें बंद करो और सोने की कोशिश करो, नींद आ जाएगी संजीव, कहकर दीपा जी बिस्तर पर बैठ गई और संजीव का माथा प्यार से सहलाने लगी। ममता से भरा स्पर्श पाकर कब संजीव सो गया उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह कुछ शोर हुआ, जिससे संजीव की आंखें खुल गई। उसने देखा कि संचिता अभी भी सो रही थी। वह उठकर बाहर आया तो देखा उसके नाना कह रहे थे, दीपा, ये क्या कह रही है तू? अपना घर होते हुए किराए के घर में रहेगी? अरे ये भी तो तेरा ही घर है, तू अब से यही रहेगी बस। अपने पापा की बात सुनकर ऐसे मुस्कुराई जैसे उन्होंने कोई व्यंग किया हो, और फिर अपने पापा से कहा, पापा, आप ही ने तो कहा था कि एक लड़की का अपना घर उसका ससुराल होता है और ये मेरा मायका है। शादी के बाद तो वैसे भी लड़कियां पराई हो जाती है,
पराये लोग अपने कैसे हो सकते हैं? कितनी अजीब सी बात है ना पापा। शादी के पहले जिस घर में रहती है वो मायका, और शादी के बाद जिस घर में रहती है वो ससुराल। लड़की तो मायका और ससुराल में ही रहती है, वो अपने घर में रह नहीं पाती। ये कहकर दीपा जी रोने लगी और उनके पिता की आंखें शर्म से झुक गई। फिर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, ससुराल ने ये कहकर निकाल दिया कि वो घर हमारा नहीं है। मायका तो कभी अपना होता ही नहीं है। अगर मैं रुक भी जाऊं तो भी रहेगा तो ये भैया का ही घर। सालों वहाँ गुलामी करने के बाद अब मायका में तीमारदारी मुझसे न हो पाएगी। फिर अपने भाभी की ओर रुख किया और उनसे कहा, भाभी आपसे एक बात कहूँगी, अपने बेटियों को कुछ दो या न दो, ये घर जरूर दहेज में दे देना, ताकि भगवान ना करे अगर ऐसा कुछ भविष्य में उनके साथ हो तो कम से कम उनके पास सर छुपाने के लिए जगह तो हो। ये बात सुनकर दीपा जी की भाभी समझ गई कि कल उन्होंने जो बात कही उसका ये जवाब था, और उन्होंने शर्मिंदा होते हुए अपना सर को झुका लिया। फिर भी इस वक्त तू क्या करेगी? किराए के लिए पैसे तो चाहिए होंगे, और इस वक्त दामाद जी से काम भी छीन लिया गया है। दीपा जी के माँ ने चिंता व्यक्त की। आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास घर खर्च बचाए हुए कुछ पैसे हैं। मर्द सोचते हैं कि औरतों को पैसे सिर्फ खर्च करना आता है, वो क्या जाने कि कितनी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं। पर सच तो ये है, औरतें पहले बचाती है फिर खर्च करती है। ये बात उन्होंने रमेश जी को देखते हुए बोली, और रमेश जी ने शर्मिंदगी से अपनी नज़रें नीचे कर ली। फिर दीपा जी ने संजीव को देखा और उसके पास गई और उसके कान में बोली, संजीव तुम कल जो पूछ रहे थे ना, तो सुनो उसका जवाब, क्योंकि तुम्हारे पिता और मैं कमज़ोर हो गए थे, और कमज़ोरों को कुचलना कुदरत का नियम है। नदी में रहने वाले कीड़ों को मछली खाती है और मछली को मगरमच्छ, पर समुद्री व्हेल को कोई नहीं खा पाता। जानते हो क्यों? क्योंकि वो समुद्र की सबसे बड़ी मछली होती है। तुम्हें भी व्हेल बनना होगा, तुम्हें भी व्हेल बनना होगा। यही शब्द संजीव के कानों में गूंज रहे थे। संजीव ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। तभी किसी ने संजीव के कंधे को छुआ। संजीव एकदम से चौंक गया और पलट के देखा गुरुजी थे। गुरुजी को देखकर संजीव की सांसों में सांस आई। अरे घबराओ मत, क्या हुआ? गुरुजी ने संजीव के पीठ पर हाथ रखते हुए पूछा। आपसे माँ ने और क्या कहा? संजीव ने बेचैनी से पूछा। यही कि मेरा बेटा बहुत थक गया है, उसे आराम की ज़रूरत है, गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर संजू ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, मानो उसके अंदर सालों से बंद सैलाब फूट पड़ा। वो फूट फूट कर रो रहा था। गुरुजी ने भी उसको रोने दिया। रोते रोते संजीव थककर सो चुका था क्रमशः। दोस्तों, आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।